हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और सीएससी मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो अभी मैं अपना नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे थोड़ी सी प्राइवेसी हर्ट होती थी और इसीलिए मैंने नाम चेंज कर दिया, टेलीग्राम का भी नाम चेंज कर दिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछना है। आप लोग प्लीज़ एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल बताने से पहले, पूछने से पहले मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज़ हम पूरा शुरू से करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप इसका रिकॉर्डिंग रख लो, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। इन्वायरमेंट से आपको कोई इशू आएगा ही नहीं। अगर इसके बियॉन्ड कुछ आया तो फिर वो आपकी गलती नहीं है, वो फिर कोई नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होना। PYQs वगैरह देखेंगे, वो फिर सेकेंड स्टेज में जाएंगे, उस हिसाब से उसको डील करेंगे। नाउ अभी आते हैं अनाउंसमेंट के बाद हम सवाल पे कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि देखो, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल काम करता हूँ। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे मेरे पैकेज हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अच्छा नाम है। लास्ट ईयर आई वॉज़ वेरी लकी, आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने कोर्स लॉन्च कराया मेरे नाम से, मेरे कहने पे, एंड सक्सेस रेट था अराउंड 27%। तो सब कुछ अच्छा है, बट आई एम प्लानिंग टू लीव दैट जॉब। रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये है कि वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती। आप लोग देखते होंगे कि प्री के बाद एकदम चीज़ें ठप हो गई, आप लोगों से एंगेजमेंट नहीं हो पाता, ना कोई वीडियोस बन पाते, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अभी टेम्परेरी ब्रेक लेना चाहता हूँ। मेरा नहीं है मन काम करने का। होता है ना कि आप थोड़ा सा ऊब जाते हो। पैसा हर चीज़ नहीं होता, पैसे तो ऑलरेडी अच्छे खासे मिल रहते हैं भी, ऐसा कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है उसका। बट ये है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग क्या मतलब चाहते हो कि मुझे छोड़ना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना चाहिए, पहली चीज़, या प्लेटफॉर्म ऐसे ही मतलब चलने दें जैसे भी चल रहा है और मुझे वो काम करते रहना चाहिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों से मैं ओपिनियन लेना चाहता हूँ, बिना बायस होके, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, जो ओपन आपका मन कर रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसका मतलब मुझे थोड़ा सा पता चलेगा ना कि आप लोग कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। कोई इशू नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे छोड़ दूँगा तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऑनेस्ट होके बताइए कि मतलब क्या किया जाए, क्या चीज़ें सही रहेंगी। ऐसे कोई मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों से बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, एक वीडियो डालता हूं तो उसमें लोग देखते हैं, उसमें कमेंट्स करते हैं, आपको जो चीज़ें मैं बताता हूं आप उसको फॉलो करते हो। तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं आप लोगों के प्रति भी ट्रांसपेरेंट रहूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या हो रहा है। नहीं तो मैं बैकग्राउंड में चीज़ें ना बताऊँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उससे क्या होता है ना, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। ओपन रहो, हो सकता है चीज़ें थोड़ी हार्श हों, थोड़ी निगेटिव हो, बट इट्स ओके। ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि क्या किया जाए, कैसे क्या कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो बार बार कहने के बाद भी। तो इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। ये आपको बताना ही है, आपको बताना है कि क्या किया जाए, प्लेटफॉर्म को आगे ले चला जाए, टेम्परेरी लीव कर दूँ। देखो, मैं बाद में भी काम करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा अच्छा नाम है आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से। तो ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है। चलो अभी शुरू करते हैं, आप लोग बताइएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट की सीरीज़। 4 से 5 चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जान जाओ इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। एवरीथिंग क्या होता है? एक तो लिविंग थिंग, बायोटिक, जैसे कि जानवर हो गए, इंसान हो गए, पेड़ हो गए, सारी चीज़ें बायोटिक, जिसमें लिविंग थिंग हो। दूसरा होता है नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक क्या होता है? जैसे कि मान लो सन है, सनलाइट हो गया, या रेनफॉल हो गया, रेन हो गया, या मान लो सॉयल्स हो गए, या विंड हो गया, ये सब क्या है? एबायोटिक है। तो ये दोनों का मतलब, दोनों जो पार्ट होते हैं, जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, दैट वी कॉल इन्वायरमेंट। मतलब कहते हैं ना हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, उनका इंटरेक्शन ना। नेक्स्ट है हैबिटेट। ये बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एलिमिनेट करने में। ऐसे सीधे सवाल भी हैं, 2016 में एक सवाल ऐसे आया है, मैं आपको बताते चलूँगा। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिटेट मीन्स क्या? एड्रेस, आप रहते कहाँ हो, क्या खाते हो, कैसे घूमते हो, कैसे रहते हो। जैसे मान लो पोलर बियर है, तो पोलर बियर के लिए आइस चाहिए, ओरांगटूआन के लिए क्या चाहिए? वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है, सुमात्रा में। तो हैबिटेट इज़ ए फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। एड्रेस ऑफ और ऑर्गेनिज्म, कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, दैट इज़ हैबिटेट।
मैनी हैबिटेट टुगेदर मेक द इन्वायरमेंट। अब जैसे ये छोटे छोटे हैबिटेट है, एक हैबिटेट, दूसरा हैबिटेट, तीसरा हैबिटेट, अब ये हैबिटेट सब मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट में क्या आता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो जाते हैं। लेकिन हैबिटेट जो होता है वो लिविंग से जुड़ा होता है, मतलब यहाँ जीवन जीव होने चाहिए, ट्रीज़ हो, जानवर हो, कुछ भी हो, दैट इज़ हैबिटेट, तब हम उसको हैबिटेट बोलते हैं। अगर वहाँ जीव और इन्वायरमेंट जो होता है, यहाँ पे जीव हो भी सकता है, लिविंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑल हैबिटेट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट होते हैं, लेकिन सारे इन्वायरमेंट हैबिटेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग भी होते हैं और हैबिटेट में नॉन लिविंग नहीं हो सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जोन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव एंड वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मीट्स फॉर रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट। नाउ नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। हमने इन्वायरमेंट देख लिया। इन्वायरमेंट क्या होता है कि फिज़िकल और जो मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल दोनों मिला के, कि बायोटिक एबायोटिक जो साथ में रहते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। हैबिटेट क्या होता है, लिविंग से रिलेटेड होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम मीन्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। अब फिर से पढ़ो इसको। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज एज ए फंक्शनल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रोड्यूसर हो, घास वगैरह हो गया, कंज्यूमर हो, बकरी हो गया, या डिकम्पोजर हो, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें हो गई, इंटरैक्ट अमंग देम सेल्फ एंड विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये लिविंग से रिलेटेड होता है और फंक्शनल यूनिट पे काम करता है। तो जैसे ये हैबिटेट, ये क्या है, लिविंग है। इस लिविंग को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो बनता है हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। एक सिस्टम, फंक्शनल यूनिट, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कौन डिकम्पोज कर रहा है, सब मिलजुल के इंटरेक्शन कैसा उनका, और जब सारा चीज़ मिला देते हैं, इसमें एबायोटिक भी जोड़ देते हैं, तो बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट। अभी जब इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, स्टडी वर्ड जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, इकोलॉजी। तो समझ में आ गया, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट और इकोलॉजी। जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, जैसे हम धान की खेती करते हैं, क्रॉप, लैंड इकोसिस्टम। नेचुरल में एक लैंड पे हो गया, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, और एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, चाहे तालाब हो, चाहे ओशन हो, चाहे एस्चुरीज हो, ऐसे अलग अलग होते हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं। फ्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें मैं आपको कराए देता हूँ। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, घास वगैरह हो गए, कोरल रीफ्स हो गया, सी ग्रासेस हो गए, कंज्यूमर जैसे मान लो कि बकरी हो गया, डिकम्पोजर फिर बैक्टीरिया हो गया आपका। तो ये सारे क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, क्लाइमेट आपका होता है, एडापिक फैक्टर जिसको सॉइल से रिलेटेड बोलते हैं, टोपोग्राफिक। तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, जैसे सी ग्रासेस, कोरल, ये जो खुद का अपना प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, दैट इज़ ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूमर होते हैं, जो दूसरे का मतलब इसको खाते हैं, ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। जैसे मान लो बकरी है, बकरी इसको खाते, गाय इसको खाती, दैट इज़ हेट्रोट्रॉप्स, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स वो कौन से होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, कार्निवोर्स। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, मतलब घास फूस का मतलब गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जैसे इंसान है, दैट इज़ ऑमनिवोरस। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसमें से कोई सवाल बनेगा तो ये बनेगा सेप्टोट्रॉप्स क्या है। सेप्टोट्रॉप्स जो डिकम्पोजर होते हैं, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या हैं, सेप्टोट्रॉप्स हैं। तो छोटी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी। अब इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको वही बोला, जो इंटरेक्शन होता है इनका इंटरेक्शन होता है खुद के ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं आपस में और उनके सराउंडिंग से, उसका जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी, अगर स्टडी वर्ड देख लो तो वो इकोलॉजी हो जाती है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। बेसिक डेफिनेशन बस आपको याद रखना है, इसमें आपको मास्टर नहीं होना है। अब हम अगर बात करें लेवल ऑफ इकोलॉजिकल द इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की, तो कितने लेवल पे होते हैं, तो अलग अलग पे हमने डिवाइड किया। द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, साइंटिस्ट स्टडी इकोलॉजी एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल होते हैं, तो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, पॉपुलेशन। ये इंटरब्रीड करते हैं स्पेसिफिक एरिया में, टाइम में, जो पॉपुलेशन होती है, जितने लोग होते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर कम्युनिटी होती है, कई सारे अगर एक साथ मिला देते हैं तो कम्युनिटी, फिर आपका इकोसिस्टम बनता है, फिर आपका बायोस्फीयर बनता है। तो ये हो सकता है आपको ऐसे
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दें, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, तो आपको लगाना है कि सबसे पहले इंडिविजुअल होगा, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। ऑल्दो वेरी इजी है तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें आपको आइडिया सब चीज़ के बारे में होना चाहिए। अब आते हैं नीश पे, ये इंपॉर्टेंट है, नीश इंपॉर्टेंट है। नीश क्या होता है? ईच स्पीसीज ऑक्यूपाइज ए नीच इन द कम्युनिटी। इज द नीश इज द रोल द स्पीसीज प्लेस एंड इंक्लूड द टाइप ऑफ फूड इट ईट, वेयर इट लिव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूस। तो मतलब क्या होता है नीश, क्या हुआ है? अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो एक ऐसी चीज़ है, उनका एक फंक्शनल रोल क्या है। देखो सब एक जगह रह सकते हैं, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई बेड पे लेट के देख रहा होगा, कोई बैठ के देख रहा होगा, सबका अलग अलग है। मतलब दो नीश कभी एक जैसे नहीं हो सकते, कभी दो ऑर्गेनिज्म के नीश एक जैसे नहीं हो सकते, ये आप याद रखना। कैन नॉट बी लाइक, मतलब एकदम सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो नीश वो होता है कि जो फंक्शनल चीज़ें बताता है कि सेम टाइम पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है। सब अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं, सबका अलग अलग रोल है। एक पेड़ है तो उसमें कोई यहाँ खाएगा, कोई यहाँ खाएगा, कोई यहाँ खाएगा, अलग अलग चीज़ें, सब एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे दो चीज़ दोनों वही खा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता जल्दी। वो उसमें भी अलग अलग चीज़ें होंगी, दैट इज़ नीश। मतलब सब अलग अलग होता है, नीश हमेशा अलग होता है। इकोटोन क्या होता है? ये ट्रांजिशन जोन होता है दो जो इको सिस्टम होते हैं उनके बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड है और ये आपका डेजर्ट है, तो इसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया ऐसा होगा ना, कोई एरिया होगा जहाँ पे ट्रांजिशन होगा कि ग्रास लैंड से डिज़र्ट में बदलता जाएगा, ऐसे अचानक से बदल नहीं जाएगा। उस ट्रांजिशन एरिया को बोलते हैं इकोटोन। जैसे मान लो समुंदर है और यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो इसके दोनों बीच का ट्रांजिशन, वैसा तो नहीं कि एकदम एब्रप्टली ख़त्म हो जाएगा, कुछ तो ट्रांजिशन होगा ना, पानी जाएगा इस फॉरेस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। तो उसी को हम बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन, इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इकोटोन इज अ ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू एडजेंट इकोसिस्टम दैट कंटेन सम ऑफ द स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच वन एंड ऑल्सो कंटेन स्पीसीज ऑफ इट्स ओन। ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे ये एक्वेटिक है, ये लैंड है, तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। बस वर्ड याद रखना। फिर आते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, कभी कभी इस ट्रांजिशन जोन में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस। जैसे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, यहाँ पे इतनी, लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा है। जब ये ट्रांजिशन जोन में ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है उसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो ये याद रखना, एज इफेक्ट रिफर टू चेंज इन पॉपुलेशन कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर्स इन द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट। इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोटोन इज रिफर्ड एज एज इफेक्ट। देखो यही होता है एज इफेक्ट, जब ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जो आपका ट्रांजिशन जोन है। अब इकोक्लाइन क्या होता है? अब देखो इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। मैंने बोला ना अचानक से अब्रप्टली चेंज नहीं हो जाएगा। मान लो यहाँ घास है तो यहाँ भी घास रहेगा, यहाँ भी रहेगा, लेकिन धीरे 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 कम होता जाएगा, तो ग्रेजुअल चेंज होता है। तो वो एक जो एंगल बनाता है, इकोक्लाइन इज जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज अ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन टू इन दिस टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन। तो ये जो आराम से चेंज होता है, जो स्लोप बनाता है, एंगल बनाता है, उसी को बोलते हैं इकोक्लाइन। इकोक्लाइन जो चेंज होता जा रहा है, बस यही समझना कि चेंज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस जो चेंज होता है। नाउ अभी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? देखो जब एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को पुश करता है टिल द इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि जैसे कोई चीज़ है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम प्राइमरी देखते हैं। मान लो यहाँ पे बेयर रॉक्स है, मतलब कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे कैसे भी करके एक लाइफ पैदा हुई, लाइकेन्स आए, फिर लाइकेन धीरे 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 बड़े लाइकेन में बदल गया, फिर ये ग्रासेस में बदल गया, ग्रासेस से फिर छोटे छोटे और बड़े ग्रासेस श्रब्स इसमें बदल गए, फिर ये थोड़े से ट्रीज़ में बदल गए और ये फॉरेस्ट बन गए। तो इनको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो क्या हो रहा है, एक से दूसरे में चेंज होता जा रहा है। और ये जो चेंज हो रहा है ना, जैसे लाइकेन से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चेंज को क्या बोलते हैं, सेरे। सेरे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेरे, यूपीएससी बोल दे, तो दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, जो सक्सेशन में हम देखते हैं। ये क्लाइमेक्स है, ये क्लाइमेक्स है और इसको बोलते हैं पायनियर। पायनियर स्टार्ट होता है बेयर रॉक से, पायनियर सबसे खराब। तो ये होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी क्या होता है कि जैसे मान लो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच गया, अब फॉरेस्ट है, मान लो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, वहाँ पे किसी ने आग लगा दी, सब खत्म हो गया, झुलस गया। जब झुलस गया तो फिर से स्टार्ट होगा, फिर वही एनुअल प्लांट्स, फिर ग्रासेस श्रब्स, फिर जाके फॉरेस्ट बनेंगे। तो यहाँ सब खत्म हो गया था, तबाह हो गया था जंगल की वजह से, लेकिन धीरे धीरे फिर
जीवन यहाँ पे पनपा और फिर ये एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। तो ये होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो स्टार्ट होता है ह्यूमन की वजह से होता है कि हमने आग लगा दिया, कोई डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, नॉट ह्यूमंस, लेकिन हाँ ये डिज़ास्टर की वजह से जब ये तबाही होती है तो यहाँ से शुरू होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी। अब यहाँ से बेयर रॉक से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं लगते, यहाँ 200-400 साल में हो सकता है, 100-200 साल में हो सकता है। तो ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। अभी 2 कीवर्ड्स आपको यहाँ जानने हैं। एक ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक मतलब जो कम्युनिटी खुद से होती है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पाँचवें, जो खुद से एक से दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है। एलोजेनिक जब कोई आउटसाइडर आता है, मान लो फायर लगा दिया, दैट इज़ एलोजेनिक। नाम से लगना ना, ऑटो मतलब खुद से ना। एक चीज़ याद रखना कि होम्योस्टैटिसिस क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है। यूपीएससी ऐसे टर्म दे दे तो ये मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है इन्वायरमेंट का, अपनी बॉडी का। तो मान लो कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट खुद से ही अपने आप को रेगुलेट कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। जैसे बॉडी में कोई दिक्कत होती है, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, तो खुद रेगुलेट करता है, उसी को ये बोलते हैं। बस इतना आप समझ लेना कि इन्वायरमेंट को खुद से मेंटेन करता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो वही तो बोलते हैं ना कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ दिस, डिस्टर्बेंस से फिर डिज़ास्टर आते हैं। तो जब तक ये मेंटेन रखता है अपने आप को, उसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ट्रॉफिक लेवल? बेसिक चीज़ें अगर हम देखें, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ पोजीशन इट्स ऑक्यूपाइड इन फूड चेन। जैसे मान लो कि कोई तो प्रोड्यूसर है, से वो खाना बनाता है, जैसे पेड़ हो गए, ग्रासेस हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे इस ट्रॉफिक लेवल पे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, ये इसको खाता है, इसको खाता है, इसको खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इसको भी खाता है, इसको भी खा सकता है, दैट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, इनको खाते हैं। फिर हॉक होता है सबसे लास्ट में। तो ऐसे हमने एक हायरार्की बनाया, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पोजीशन ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन। अभी हम देखते हैं फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन नाम से ही लग रहा है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन लिंक इज कॉल्ड फूड चेन। जैसे मान लो घास है, घास को कौन खा रहा है? ग्रासहॉपर। इसको कौन खा रहा है? फ्रॉग। इसको कौन खा रहा है? सांप। इसको कौन खा रहा है? हॉक। इसको फिर डिकम्पोज हो रहा है, मर रहा है, तो इसको फंजाई वगैरह डिकम्पोज कर रहे हैं, दैट इज़ डिकम्पोजर। तो ये अपना फूड चेन है, ये अपना क्या है? फूड चेन है। कौन कैसे क्या खाता है? अब देखो फूड चेन 2 टाइप के होते हैं, ग्रेजिंग, दूसरा होता है डेट्रिटस। तो ग्रेजिंग क्या होते हैं? ग्रेजिंग द कंज्यूमर स्टार्ट विद द फूड चेन, जो प्लांट से शुरू होते हैं। डेट्रिटस क्या होते हैं? जो एक तरीके से डिकम्पोजर से शुरू होते हैं। ये डिकम्पोजर से शुरू होते हैं, फंजाई वगैरह से। ये शुरू होता है प्लांट से। तो ग्रेजिंग सबसे पहले हम देखते हैं। तो द कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट्स पार्ट एज देयर फूड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे देख लो, यहाँ पे फ्लावर था, इसको इस कीड़े ने खाया, इस कीड़े को मेढक ने खाया, फिर इसने सांप ने खाया, फिर इसको इसने खा लिया। तो कहाँ से शुरू हुआ? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या? ग्रेजिंग क्या? चरना एक तरीके से होता है ना, तो ये एक तरीके से प्लांट से शुरू होता है, दैट इज़ ग्रेजिंग। तो अगर हम डेट्रिटस की बात करें तो द कंज्यूमर्स विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट पार्टस देयर फूड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। सॉरी, इसमें गलत हो गया, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो इसको हम काट देते हैं। बस इतना ये समझ लेना कि ये डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है। जैसे डेड लीव्स हैं, इसको आप हटा दो, डेड लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं, इसको कौन खाएगा? वुड लाउस। और इसको कौन खाएगा? ये। तो कहाँ से शुरू हुआ? डेड ऑर्गेनिज्म से, या यू भी मान लो लिविंग थिंग से, मान लो पत्ती थी, डिकम्पोज हो गया, वहाँ से शुरू होता है डेट्रिटस फूड चेन। अब 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखने कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक मतलब समुंदर वाला, वहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लो होती है ग्रेजिंग फूड चेन से। ग्रेजिंग मतलब प्लांट्स वाले से, सी ग्रासेस से, वहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे लार्जर फ्रैक्शन थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जैसे कि डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल पे, टेरेस्ट्रियल पे। तो ये याद रखना, टेरेस्ट्रियल पे सबसे ज़्यादा, डिकम्पोजर एक्वेटिक पे जो ग्रेजिंग फूड होते हैं। जबकि आपके दिमाग में लगेगा कि ज़मीन है तो वहाँ पे घासेस होने चाहिए, एक्वेटिक में डिकम्पोजर होने, नहीं, डिकम्पोजर यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे ग्रासेस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ फॉर्म में आ जाता है, बहुत सारे कोचिंग वाले पूछ लेते हैं। अब फूड वेब की बात करते हैं कि जब बहुत सारे फूड चेन होते हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, कि मान लो फिश है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन मेक ए फूड वेब। तो फूड वेब रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल एनर्जी फ्लो पाथवेज इन इकोसिस्टम। तो कोई फिक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको भी खा ले, इसको भी खा ले, इसको भी खा ले। जैसे इंसान है, बहुत सारी चीज़ें खा सकता है, तो फूड वेब हो जाता है। कोई एक चीज़ रहता है, ये इसको खाए, इसको खाए, वो चेन होती है ना। अभी हम इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब दो स्पीसीज़ आपस में मिलते हैं तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनका नाम दिया जाता है। अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या कि मान लो ए है और ये बी है, ये दोनों इसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन में दोनों का नुकसान हो रहा है। प्रिडेशन क्या है? प्रिडेशन में एक का फ़ायदा होगा, जैसे शेर है, दूसरे का शिकार किया, वो मर गया, तो प्रिडेशन क्या है? एक का फ़ायदा, एक का नुकसान। पैरासिटिज्म, एक का फ़ायदा होता है, मान लो कि छोटे से जूँ है, वो कुत्ते के ऊपर बैठ गया, तो वो कुत्ते का खून चूस रहा है, तो इसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुत्ते को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, तो दैट इज़ पैरासिटिज्म। देखो, दोनों में अंतर होता है होस्ट का। यहाँ पे होस्ट छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, बस होस्ट का अंतर होता है प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म में। अब कमेंसलिज्म क्या होता है? जिसमें एक का फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब कोई मतलब नहीं है। एमेंसलिज्म क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो एमेंसलिज्म हमने देखा था कि एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि क्या? जैसे पेड़ है, तो ब्लैक वॉलनट ट्रीज रिलीज जगलोन इनटू द सॉयल, जिससे क्या हो रहा है कि आसपास के प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके लिए नुकसानदायक है। हाथी चल रहा है, नीचे छोटे छोटे जानवर मर गए, इसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये मर गए, दैट इज़ एमेंसलिज्म। एलिफेंट डिस्टर्ब द नेस्ट हार्म इन बरोइंग एनिमल्स। तो ऐसे डिटेल में पढ़ लेना, PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, CSC मैट्रिक्स ऑफिशियल करके। नाउ कमेंसलिज्म क्या होता है? एक पॉजिटिव, दूसरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मान लो जैसे क्या, जैसे कि ये है, ये कैक्टस का प्लांट है, यहाँ पे क्या किया इसने? घोंसला बना दिया, तो इसको फ़ायदा हुआ, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मान लो भैंस है, भैंस के ऊपर ये बैठा है, इसने यहाँ पे छोटे छोटे मतलब जीव खा लिए, तो इसको फ़ायदा हुआ, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाकी डिटेल में आप लोग उसको देख लेना एक बारी, एग्जांपल्स में आ जाते हैं। म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदे होते हैं, जैसे ये फ्लावर है और बीज है, तो ये इसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इसको शहद देता है, तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया एक तरीके से। फिग वॉस्प एंड फिग ट्रीज आया था 2024 में तो ये भी म्यूचुअलिज्म पे चलते हैं। फंगी अलगाई हैं, म्यूचुअलिज्म पे एक शेल्टर देता है, दूसरा फूड देता है, तो ये सारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। फिर पैरासिटिज्म देखते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? जैसे मान लो ये कुत्ता है, तो टिक जो होते हैं वो कुत्ते के ऊपर उसको खाते हैं, तो इसको नुकसान हो रहा है, और ये इसको खाए जा रहा है, दैट इज़ पैरासाइट, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, तो इसको बेचारा देखो रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं इसके। नाउ नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन आपस में जब लड़ाई हो, जैसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसीज कंपटीशन होते हैं, जैसे प्लांट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ये लोग अपना सवाना में आपस में कंपटीशन करते हैं, इसको खा रहा है, उसको खा रहा है, तो ये एक तरीके से कंपटीशन हो गया। नाउ अभी बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो क्या है? द पिरामिड जो होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल पोजीशन। ऐसा कोई मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, मतलब प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक ऐसे हम अरेंज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। जो हमने ऊपर देखा था, अलग अलग टाइप होते हैं, MCQ यहाँ से बनते हैं, अभी हम देख लेंगे कैसे बनते हैं और कैसे आपको ध्यान रखना है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, और पिरामिड ऑफ नंबर होता है। सबसे पहले देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर लगा दिया, छोटे ग्रासेस हैं, फिर हर्बीवोरस, ये इसको खा रहे जो कीड़े हैं, फिर प्राइमरी कॉर्निवोरस, ये इसको खाते हैं, फिर सेकेंडरी ये इसको भी खा रहे हैं, इसको भी खा रहे हैं, फिर टॉप कॉर्निवोरस इसको खा रहे हैं। तो अभी देखो अपराइट पिरामिड है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ इससे कम, फिर यहाँ इससे कम, फिर यहाँ पे इससे कम। तो पिरामिड ऑफ नंबर ही कहाँ है? सबसे पहले लैंड पे है, लैंड पे अपराइट हो सकता है। फिर पॉन्ड्स में अपराइट हो सकता है, हाँ ग्रासेस हैं, फिर ये मछलियाँ, फिर इससे बड़ी, फिर इसको खा रहा है, तो इसमें भी अपराइट हो सकता है। क्या इन्वर्टेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकते हैं, MCQ में आ जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होते हैं, यस होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, ये पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारे चिड़िया हैं, उस चिड़िया में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फिर और उसके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो ये इसको खाते हैं, इसको, तो देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर पे है, यहाँ पे एक ही था, तो इन्वर्टेड भी है एक तरीके से। सेम यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर यहाँ पे चिड़िया है, फिर कार्निवोरस, इसको खा रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से इन्वर्टेड हो सकता है।
अब पिरामिड ऑफ बायोमास बात करें, देखो बायोमास में वहाँ क्या हो रहा था, नंबर गिना जा रहा था, यहाँ पे वेट गिना जाता है, ड्राई वेट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉफिक लेवल सेपरेटली एंड मेजरिंग देयर वेट। तो वेट के हिसाब से नापते हैं किसका भार ज़्यादा है, ड्राई वेट। जैसे जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास, तो अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है, जैसे घासेज हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद ये छोटे छोटे, फिर ये उससे कम, फिर ये कि ये मान लो 1000 किलो सब मिला के घास हो गए, 100 किलो या 10 किलो 1 किलो, ऐसे एक तरीके से कम होता जाता है अपराइट। तो क्या इन्वर्टेड होते हैं, यस इन्वर्टेड भी होते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड इन एक्वेटिक सिस्टम, कि मान लो ये सबसे बड़ी ये घासेज है छोटे छोटे, ये बहुत हो सकते हैं, फिर ये छोटे छोटे मछलियाँ, फिर बड़ी मछली कमी होंगी, घासेज के बराबर तो होंगी ही नहीं ना वेट में भी, तो सॉरी देखो घासेज छोटे छोटे होते हैं, उतने वज़नदार नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे उसका वेट बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि ड्राई वेट गिना जाता है एक तरीके से, ड्राई वेट पे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी एक टर्म यहाँ पे है स्टैंडिंग क्रॉप्स, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो आते हैं ना MCQ वगैरह में कोचिंग में ऐसे टर्म की, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, तो क्या है, ईच ट्रॉफिक लेवल पे जो सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो एक तरीके से देख लो कि यहाँ पे इन्वर्टेड बढ़ता जा रहा है ओशन में, और लैंड पे अपराइट होता है। तो UPSC ने अगर पूछ लिया, अब देखो MCQ कैसे बनेगा कि लैंड पे जो होता है पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है, यस करेक्ट, जो ओशन में होता है पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है, गलत, वो इन्वर्टेड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लैंड पे अपराइट होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, कैसे होगा क्या होगा उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस स्टेटमेंट याद रखो, इतना ही आता है, इतना ही पूछेगा कोचिंग वाला भी, इतना ही UPSC पूछेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं, और मतलब वो घटते जाते हैं एक तरीके से। एंड एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हेंस द पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। ऑलवेज एक्सट्रीम गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज ही होता है, क्योंकि एनर्जी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद अ लार्ज एनर्जी बेस एट बॉटम। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ ग्रीन प्लांट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ 10% रेट से कम होता है, फिर यहाँ इसका 10% कार्निवोरस, फिर यहाँ इसका 10%, फिर यहाँ इसका 10%, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट। बायोमास का हमने देखा था टेरेस्ट्रियल पे अपराइट होता है, लेकिन ओशन में नीचे होता है। नंबर्स का देखा था कि अपराइट और नीचे दोनों हो सकता है। हाँ, अभी लिमिटेशन क्या है पिरामिड ऑफ बायोमास के स्टेटमेंट में आ जाता है मॉक टेस्ट वगैरह में, कि जो सेम स्पीसीज़ होते हैं 2 ट्रॉफिक लेवल होता है उनका, जैसे मान लो इंसान है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, तो वो इनको मतलब सही से कैलकुलेट नहीं करते। फिर जो सेप्ट्रोफाइट्स होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, वो इसमें नहीं गिने जाते, डिकम्पोज़र, वो अलग होते हैं इन सबसे अलग होते हैं, वो हर उसमें रहते हैं, लेकिन उनको इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो ये एक दूसरी लिमिटेशन, इनको जगह नहीं दी जाती यहाँ पे इस पिरामिड में। तो अगर पूछ लिया कि जो सेप्ट्रोफाइट्स होते हैं उनको जगह नहीं मिलती यहाँ, उनको नहीं मिलते, उनको बोलते हैं भाई तुम छोटे लोग हो, बाहर ही रहो। ना नेक्स्ट 2 कीवर्ड्स हैं, बायोक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो काफ़ी हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो कुछ बचे नहीं। बायोक्यूमुलेशन क्या होता है, मान लो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो यहाँ थोड़ा था, फिर धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया, दैट इज़ बायोक्यूमुलेशन, सेम स्पीसीज़ में। अब वो कंटेमिनेंट अगर एक जगह से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे मान लो ये छोटे छोटे घासेस थे, इसको इसने कीड़े ने खाया, फिर इसको चिड़िया ने खाया, फिर इसको इसने खाया, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो वर्ड याद रखना, एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही जगह पे, एक्यूमुलेट हो रहा है, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखोगे तो 2 स्टेटमेंट में पूछते हैं, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 बोथ आर करेक्ट, ऐसे आता है मॉक टेस्ट में, UPSC में भी आ सकता है। ना बायोजियोकेमिकल साइकिल, हम ये थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मान लो ये घास के गाय के पास है, तो फिर उसके मान लो गोबर हुआ, फिर यहाँ पे डिकम्पोज हुआ, फिर उसको ट्रीज़ ने लिया, फिर यहाँ से ऐसे सर्कुलेट हुआ, तो सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बहुत तरीके से होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज़ याद रखना। 2021 में एक सवाल आया था यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी था। तो 2 टाइप होते हैं, गैसियस साइकिल होता है और एक सेडिमेंट्री साइकिल होता है। तो जो गैसियस साइकिल होता है उसका रिजर्वायर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और द हाइड्रोस्फेयर होता है, जैसे कि वाटर साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन, तो ये सारे गैस से रिलेटेड है।
सेडिमेंट्री साइकिल भी एक तरीके से होती है। तो रिजर्वायर्स का क्या होता है, सॉल्यूबल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसका होता है अर्थ क्रस्ट, इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि सल्फर, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम। अब 2021 में आया था, उसमें ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, फॉस्फोरस था। पूछा गया था कि किसका सोर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट है, तो फॉस्फोरस का हम लोग पढ़ रहे हैं, सेडिमेंट्री साइकिल है क्योंकि इसका अर्थ क्रस्ट रहता है। ये सारे तो गैसेज है ना, तो इसका गैस होगा, एटमॉस्फेयर होगा। तो यही सवाल पूछा था 2021 में, 2021 का टफेस्ट पेपर था। इसको एक तरीके से परफेक्ट साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि ये सारा गैस यूटिलाइज हो जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि थोड़े बहुत जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कभी कभी जो क्रस्ट में होते हैं ना छिप जाते हैं, तो पूरा कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते, दैट इज़ इम्परफेक्ट। इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट उसमें क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये ज्वाइन कर लेना आप लोग CSC मैट्रिक्स टेलीग्राम, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब भूल जाते हो। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि मान लो नाइट्रोजन है, तो डायरेक्टली तो उसको यूज़ नहीं करते प्लांट्स वगैरह, तो वो एक तरीके से एक सीक्वेंस में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे कि मान लो पहले, सबसे पहले क्या था, अमोनियन आयन था। ऐसे पूछते हैं कि इससे बना तो क्या होगा, इससे बना तो क्या होगा। बस यही इतना इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, छोटा सा बॉक्स बना के लिख लो, रट लो, काम आपका हो जाएगा। तो जैसे ये अमोनियम आयन है, अब इसको डायरेक्टली प्लांट नहीं लेते, कुछ ले सकते हैं लेकिन सारे नहीं लेते। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट्स में। और कौन कन्वर्ट करेगा, बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया टू नाइट्राइट। ऐसे मैच द फॉलोइंग में आएगा, नाइट्रोसोमोनास, सोमोनास सबसे पहले। फिर जब ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में, IT फिर 8, नाइट्राइट से 8, सबसे IT वाला ये बीच में आ रहा है। पहले अमोनिया है, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। पहले तो ये सीक्वेंस याद हो। फिर यहाँ पे रख दो क्या, नाइट्रोसोमोनास, यहाँ पे रख दो नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रोबैक्टर से क्या बन रहा है यहाँ पे, नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट को मतलब प्लांट्स जनरली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने अराउंड 5 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं, आप जाके खुद से पढ़ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से 2-3 सवाल हर साल आ जाते हैं, तो बेसिक क्लैरिटी होती है। आप जल्दी इसको रिवाइज़ भी कर सकते हो, एग्ज़ाम के पहले कई बार रिवाइज़ कर सकते हो। तो अपना पता ही आप लोगों को कट टू कट हिसाब रहता है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 6 घंटे भी बना दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो टाइम बचाओ, जितनी चीज़ें रेलेवेंट है उतनी पढ़ो, और इतने ही आते हैं, इसके बियॉन्ड चीज़ें नहीं आती। तो आपको जो सवाल मैंने बोला था प्लीज़ इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। बायोम के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैंने PPT बना रखी है, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये वाला पढ़ने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल हर साल यहाँ से आते हैं। चलो ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।